पिछले वीडियो में हमने इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन के बारे में देखा था। उसके एक दो बातें हमें और समझनी है। ग्रेट गेम, लॉर्ड कर्जन जब इंडिया में आए थे वायसराय बन के, उस समय ब्रिटिश एम्पायर और रूस के बीच में एक बड़ा टसल चल रहा था, क्योंकि रूस और ब्रिटिश एम्पायर दोनों सेंट्रल एशिया यानी कि ईरान, इराक और कुवैत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इत्यादि के एरिया में अपना कब्जा जमाना चाहते थे। ठीक है, तो ग्रेट गेम बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड रसिया। और ये ग्रेट गेम क्यों चल रहा था? टू कंट्रोल सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल करने के लिए टसल चल रही थी दोनों के बीच में, जिसको ग्रेट गेम का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें ब्रिटेन अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए दो तीन काम करते हैं। ट्रेड विद पर्सिया, एक तो जो वर्तमान ईरान है, पर्सिया है, उसके साथ अपना ट्रेड रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। और जब पर्सिया जो है ईरान का साथ रसिया का साथ देने लग जाता है, तो कल हमने देखा था कि तिब्बत के साथ पर्सिया पर भी एक मिलिट्री अभियान जो है लॉर्ड कर्जन के समय में भेजा जाता है। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं कि एंग्लो कुवैत एग्रीमेंट, कुवैत के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं ताकि रसिया सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज में अपना पैर जमाने ना पाए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, रीस्टोरेशन ऑफ ताजमहल। लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल का भी जीर्णोद्धार का काम करवाया था। ये आपको ये ध्यान रखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना लॉर्ड कर्जन के समय में घटी थी, और यहीं से भारत में आगे चल करके कांग्रेस का एक दूसरा जो फेज है, एक्सट्रीमिस्ट फेज, वो शुरू होगा। और यहीं से भारत में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, उग्रवादी, जो लोगों को, अंग्रेज लोगों को मारने की लिए उन पर बम फोड़ना, उनको उनकी हत्या करना, ये तमाम एक जो क्रांतिकारी दौर है भारत में, वो इसी घटना के बाद से शुरू होता है। तो देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों की एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। बंगाल पार्टीशन करने की जरूरत क्यों पड़ गई अंग्रेजों को? वैसे तो उनका कहना था कि हम, बंगाल भारत का एक सबसे बड़ा प्रांत है और वहां का शासन प्रशासन एक ही जगह से, जो कि उसका यूनाइटेड कैपिटल कैलकाटा था, तो वहां से उसका शासन प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, बंगाल के प्रत्येक इलाके पर सरकार पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसका रिजल्ट यह हुआ है कि ईस्टर्न पार्ट कम डेवलप्ड है और वेस्टर्न पार्ट ज्यादा डेवलप्ड है। कुल मिलाकर प्रशासनिक कारणों से, ताकि बंगाल का विकास हो सके, प्रशासनिक कार्य आसानी से किए जा सके, इसलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे का कारण यह था कि बंगाल उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था पूरे भारत में, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मध्यम वर्ग, सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल और सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब कुछ बंगाल में, एजुकेशन भी था, इकोनॉमी भी थी, पॉलिटिक्स भी था, प्रॉस्पेरिटी चारों तरफ से बंगाल में थी। ठीक है, इन सब कारणों से ध्यान में रखते हुए बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो भावना है वो बहुत तेजी से मजबूत हो रही थी। हिंदू मुस्लिम एकता बंगाल में, क्योंकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम की भावना कम चलती थी, बंगालीपन की भावना ज्यादा चलती थी। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और भी जाति के धर्म के हो, वो अपने आप को बंगाली मानते थे, और इस बंगाली हुड की जो फीलिंग थी उसको तोड़ना चाहती थी अंग्रेज। इसलिए उन्होंने बंगाल ऑफ पार्टीशन लेके आया, जो कि उनकी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति का है एक महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेशन था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पहली बार बंगाल को विभाजन करने का जो प्रस्ताव है वो दिसंबर 1903 में आया था। 3 दिसंबर 1903 लॉर्ड कर्जन ने प्रस्ताव रखा था कि बंगाल का विभाजन ऐसे ऐसे किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर उसको फाइनलाइज वगैरह करने में टाइम लगा, और ऑफिशियली 19 जुलाई 1905 को ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया गया कि बंगाल को इस तरीके से बांटा जाएगा, और उसका इंप्लीमेंटेशन 16 अक्टूबर 1905 को हो गया। ठीक है, तो आपको ये दोनों डेट याद रखने हैं कि अनाउंसमेंट कब किया है 19 जुलाई को, और उसका इंप्लीमेंटेशन कब हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, जिसको केवल बंगाल कहा जाता था या ईस्टर्न बंगाल कहा जाता था, इसमें आते थे कौन कौन से क्षेत्र आते थे? हिली त्रिपुरा, माने आज का जो पूरा त्रिपुरा है वो आ जाता था, चित्तगांव, ढाका, यानी आज का पूरा बांग्लादेश जो है, नहीं, बांग्लादेश का आधा भाग यानी चित्तगांव, ढाका,
और राजशाही, ये तीनों आज वेस्ट बंगाल उसमें है, बांग्लादेश के भाग है, ठीक है। तो इनको मिलाकर के ईस्टर्न पार्ट बनाया जाएगा और इसकी कैपिटल बनाई जाएगी ढाका, ठीक है। और जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें असम, बिहार, उड़ीसा, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं ना, ये वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट में हिली त्रिपुरा और आज का जो पूरा बांग्लादेश वाला इलाका है वो मिलाकर के बनाया जाएगा, इसकी राजधानी बनाई जाएगी ढाका। और इसमें जो टोटल पॉपुलेशन रखा जाएगा वो 31 मिलियन, 31 मिलियन इसकी पॉपुलेशन, जिसमें से 54% जो है वो मुस्लिम होंगे। यानी यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी को यहाँ पर जानबूझ के ऐसा किया गया था ताकि एक तरफ मुसलमान हो जाए, दूसरी तरफ हिंदू हो जाए। मेजोरिटी लैंग्वेज यहाँ की जो भाषा जो ज्यादातर जनसंख्या बोलती थी वो थी बंगाली, और माइनर लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी। ईस्टर्न पार्ट जिसमें आज का पूरा वेस्ट बंगाल और असम और कुछ झारखंड का इलाका, छोटा नागपुर, प्लेटियू इत्यादि मिलाकर के असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसको मिलाकर के ईस्टर्न पार्ट बनाया गया था, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न पार्ट को ईस्टर्न बंगाल के नाम से जानते थे। इसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई थी। इसकी जनसंख्या थी 54 मिलियन, यानी लगभग 5.4 करोड़, और जिसमें लगभग 78% हिंदू थे। तो इस तरीके से बांटा गया था कि ईस्टर्न पार्ट में हिंदू ज्यादा हो जाए और उधर वाले में मुसलमान ज्यादा हो जाए, और ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ी जा सके, ठीक है। इसके अलावा बंगाली बोलने वाले ज्यादातर लोगों को एक तरफ कर दिया गया, और जो बंगाली नहीं बोलने वाले थे उनको एक तरफ कर दिया, ठीक। माइनर लैंग्वेज यहां हो गई बंगाली, और हिंदी और उड़िया यहां पर प्रमुख भाषा हो गई, ठीक है। यूनाइटेड बंगाल इन 1905 में बंगाल के विभाजन के पहले जो ओवरऑल बंगाल था उसमें क्या क्या आते थे, तो इन सबको मिला दो। आज का वेस्ट बंगाल, आज का उड़ीसा, आज का असम और पूरा जो बांग्लादेश है वो सब मिलाकर के आज का जो है उस समय का यूनाइटेड बंगाल कहलाता था। तो लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बोथ एरिया ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से बंगाल अंग्रेजी भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसकी एरिया था 6,42,630 वर्ग किलोमीटर। और जब इसको तोड़ा गया दो भागों में तो उसमें से 2,75,938 वर्ग किलोमीटर आ गया वेस्टर्न पार्ट में, और ईस्टर्न पार्ट में आ गया 3,666 और 692 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसकी जनसंख्या यूनाइटेड की लगभग 8.5 करोड़, 85 मिलियन जनसंख्या इसकी बंगाल की थी, और जो यूनाइटेड था उसकी कैपिटल थी कलकत्ता। तो इस तरीके से बंगाल का उन्होंने विभाजन किया। इस विभाजन से साफ दिखता है कि यह केवल प्रशासन की सुविधा के लिए नहीं था, बल्कि हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करने का एक तरीका था, ठीक है। जो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे, जो हिंदू मुसलमान को नहीं मानते थे, बंगाली कल्चर से जुड़े हुए थे, उनको अलग अलग कर देना ताकि बंगाली बोलने वाले एक तरफ रह जाएं और नॉन बंगाली एक तरफ रह जाएं। इस तरीके से जो एकता बनी हुई थी बंगाल में, बंगाली कल्चर को लेकर, हिंदू मुसलमान संस्कृति को लेकर, उसको तोड़ने का काम बंगाल में किया गया था, ठीक है। कॉजेज ऑफ पार्टीशन, अब इस विभाजन का उद्देश्य क्या था, क्यों इस विभाजन को किया गया, इसके दो कारण हम लोग समझेंगे। एक तो वो जो ब्रिटिश सरकार बताती है, यानी कि जो ऑफिशियल या डिक्लेयर्ड कारण है, हम उसको समझते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम क्यों विभाजन कर रहे हैं। पहला, साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड बंगाल, ठीक है भाई। पहला कारण यह है, यह बात सही भी है कि बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था अंग्रेजों का, और उसकी जो एरिया है, उसका जनसंख्या है, दोनों बाकी सारे प्रांतों की तुलना में बहुत ज्यादा थी, और इसके कारण पूरे बंगाल का जो शासन प्रशासन है वो करने में अंग्रेजों को दिक्कत आती थी। ये भी एक कारण है, ये बात सही है, ठीक है। ईजनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम विभाजन कर देंगे तो शासन प्रशासन करने में, चूंकि दो प्रांत बन जाएंगे तो शासन प्रशासन पहले की तुलना में ज्यादा आसानी पूर्वक किया जा सकेगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल रिमेन्स अंडर डेवलप्ड, ये बात सही है कि जो ईस्टर्न पार्ट बंगाल का था वो थोड़ा कम डेवलप था, और जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज्यादा डेवलप था, ठीक। खास करके जो मुस्लिम इलाके थोड़ी डोमिनेटेड थे वो कम पिछड़े, मतलब ज्यादा पिछड़े हुए थे, कम विकसित थे, ठीक है। तो ये बात भी सही है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिफिकल्ट, चूंकि बहुत बड़ा प्रांत था तो पर्याप्त मात्रा में सड़कें, रेल, नहर, शासन प्रशासन की और भी इंस्टीट्यूशंस,
ये तमाम मात्रा में सही ढंग से नहीं हो पाते थे। ठीक है, कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में ही सारा डेवलपमेंट का कार्यक्रम जो है वो होता था। तो जो संसाधन है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से नहीं हो पा रहे थे। लार्ज साइज ऑफ प्रोविंस हिंडर्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफिशिएंसी। बहुत बड़ा यदि इलाका है कहीं का, तो वहां पर जो प्रशासनिक दक्षता होती है उसमें भी बाधा पहुंचती है, क्योंकि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट इत्यादि दूर दूर इलाके तक विकसित करना संभव नहीं हो पाता बहुत बड़ा प्रांत होने से। मोर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल, इनका मानना था कि जब बंगाल दो भागों में बंट जाएगा तो दोनों इलाकों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, जो इलाका ऑलरेडी डेवलप्ड है वो और डेवलप्ड होगा, और जो पिछड़ा है वो डेवलपमेंट की पेस में और आगे आएगा। तो इन 5 कारणों को ध्यान में रख करके अंग्रेजों ने कहा कि हम इसलिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन उसका जो अनडिक्लेयर्ड या जो रियल कॉस्ट था वास्तव में, उसके पीछे, इन 5 कारणों के पीछे जो उनका असली इंटेंशन था, उसको राष्ट्रवादी भारत के मॉडरेट लीडर्स ने उजागर किया। और हमारे मॉडरेट लीडर्स के हिसाब से डिवीजन का, जो बंगाल के पार्टीशन का असली कारण था, वो ये था डिवाइडिंग द बंगालीज। वास्तव में जो बंगाली एकता थी, उस बंगाली एकता को तोड़ने का ये प्रयास था। और ये जो डिवीजन का प्रारूप है वो ये बताता है कि हाँ, ये बात सही है, आपने प्रशासनिक दक्षता के लिए भले ही किया होगा, लेकिन उसका असली पर्पज बंगालियों को एक दूसरे से अलग कर देना है। प्लेइंग कम्युनल कार्ड टू ब्रेक द यूनिटी। इसके अलावा इस तरीके से विभाजन किया गया कि एक तरफ हिंदू हो गए, एक तरफ मुस्लिम हो गए, और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में बांट करके एक सांप्रदायिक खेल खेलना, एक जो एकता बनी हुई है उस एकता को तोड़ना असली मकसद था। बीगनिंग ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो जब तक हिंदू मुसलमानों में एकता रहेगी, राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इस एकता को तोड़ने के, यदि तोड़ दिया जाए तो जो राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहा था वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। पार्टीशन बेस्ड ऑन रिलीजन, वास्तव में पार्टीशन प्रशासन की सहूलियत को ध्यान में रख करके नहीं किया गया था, रिलीजन को ध्यान में रख के किया गया था कि बंगाल का इस तरीके से विभाजन किया जाए कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए, और धीरे धीरे इनके बीच में हम डिवाइड एंड रूल का गेम खेले, मुसलमानों को भड़काएं, हिंदुओं को भड़काएं, एक दूसरे को उनको लड़ा दें, और जब ये एक दूसरे ही लड़ने लगेंगे तो हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे, बाकी का काम ये खुद कर देंगे। मेकिंग बंगालीज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन द वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर 54% मुस्लिम है और लगभग 46% हिंदूज है। तो कुल मिला के धीरे धीरे बंगालीज को अपने ही बंगाल के क्षेत्र में माइनॉरिटी बना देना, ये उनका असली उद्देश्य इस विभाजन का था। तो ये था असली उद्देश्य जो कि भारत के मॉडरेट और नेशनलिस्ट लीडर्स ने बताया। अंग्रेजों के ये कारण थे, हमारे द्वारा बताए गए ये कारण थे। इसको असली कारण कहा जाता है, जो कि पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, अब बंगाल विभाजन तो डिक्लेयर हो गया 16 अक्टूबर को, उसका इंप्लीमेंटेशन भी हो गया, लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या था? इंडियन रिस्पॉन्स, भारतीय लोगों ने इसका क्या रिस्पॉन्स दिया? ठीक है, तो भारतीय लोगों ने जिसका रिस्पॉन्स दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसको लोकल भाषा में बंग भंग कहा गया था। बंग माने बंगाल, भंग माने उसको भंग कर देना, उसको दो भागों में तोड़ देना। तो बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज सीन by Bengalis as insult of motherland, hence called for unity of Bengal। स्वाभाविक बात है, बंगाली लोगों के लिए वो पूरा बंगाल का इलाका उनकी अपनी एक मदरलैंड थी, मातृभूमि थी, और उसका विभाजन कर देना उस मातृभूमि का, मदरलैंड का अपमान है। तो खास करके जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के, मिडिल क्लास के जो लोग थे, उनकी भावनाएं बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर के साथ जुड़ी हुई थी, और वो किसी भी तरीके से उसको बाइफरकेट करना नहीं चाहते थे। On 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को बंगाल पार्टीशन के विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड बायकॉट रेजोल्यूशन फ्रॉम कैलकाटा। कलकत्ता से बहिष्कार, बायकॉट माने बहिष्कार, प्रस्ताव पारित किया गया। बाद में 1905 में जब कांग्रेस का दिसंबर में, हर साल दिसंबर में ही सेशन होता था, दिसंबर के अलावा यदि कभी हुआ है तो या तो हम उसको किसी कारण से ऑफिशियल सेशन कांग्रेस का नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को कांग्रेस ने जो डिक्लेयर किया था वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का जो सेशन है वो दिसंबर में हुआ करता। तो बाद में दिसंबर 1905 में कांग्रेस का ऑफिशियल सेशन बनारस में हुआ,
जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, और उस समय स्वदेशी बायकॉट के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन का भी कांग्रेस ने समर्थन किया। यानी 7 अगस्त को बायकॉट और फिर दिसंबर 1905 में स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू करने की बात कांग्रेस ने कही। बायकॉट का मतलब है भारत में जितने भी अंग्रेजी वस्तुएं हैं, जैसे कि मैनचेस्टर का बना हुआ कॉटन, लिवरपूल का बना हुआ नमक, ठीक है, लिवरपूल से नमक आता था भारत में, ठीक है, और भी साबुन, लेदर के गुड्स, ये और विदेशी वस्तु, विदेशी संस्था, विदेश से जुड़ी हुई हर एक चीज, विदेशी शासन प्रशासन सबका बायकॉट करना, बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुएं, विदेशी संस्थान, विदेशी शिक्षा, हमें कुछ भी विदेशी नहीं चाहिए। और स्वदेशी का मतलब है जब विदेशी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? स्वदेशी चाहिए, ठीक है। अर्थात हमारे अपने इंडस्ट्रीज होंगे, हमारे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे, तो इन सब के लिए आगे चल के प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो बायकॉट और स्वदेशी एक दूसरे के पूरक है। अगर हम केवल बायकॉट करें और स्वदेशी को प्रमोट ना करें तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो बायकॉट और उसका अल्टरनेटिव है स्वदेशी, ठीक। तो दोनों आंदोलन जो है वो 1905 में कांग्रेस के आह्वान से शुरू हुआ। ऑन डे ऑफ पार्टीशन, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन प्रभावी हो गया था। उस दिन अ डे ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग माने दुख का दिवस मनाया गया पूरे बंगाल में, ठीक है। पीपल बाथ एट गंगा, हिंदुइज्म में जैसे ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति जब गुजर जाता है तो एक बड़ा दुख मनाते हैं और दुख के लिए पवित्र नदियों में जाकर नहाया जाता है, ठीक है। तो गंगा में जाकर के लोग नहा रहे थे, कैप्ट फास्ट, उपवास रख रहे थे, टाइड राखीज, और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर रक्षाबंधन मनाया गया, जिसमें हिंदू मुसलमान एक दूसरे को राखी बांध करके यह संदेश दे रहे थे अंग्रेजों को कि आप लाख कोशिश कर लो बंगाल को विभाजन के माध्यम से हिंदू मुसलमान को अलग करने का, पर हम एक हैं, हमारी अस्मिता, हमारी आइडेंटिटी एक है, हम राखी बांध के ये संकेत उनको जो है वो दे रहे थे। एंड डिक्लेयर्ड अ प्रोटेस्ट एट कैलकाटा, और पूरे कलकत्ता में जगह जगह पर प्रदर्शन, धरना इत्यादि का आह्वान जो है वो किया गया। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये दोनों बंगाल में बड़े एक्टिव कार्यकर्ता थे। इन्होंने कई सभाएं बंगाल में जगह जगह पर आयोजित की, और उनकी इन सभाओं में 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, जहां पर स्वदेशी और बायकॉट कैसे करना है इस बात को इन लोगों के द्वारा बताया गया। एन अनऑफिशियल इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट बारीसाल अंडर सैयद अब्दुल रसूल, मुसलमानों को भी इस आंदोलन में जोड़ने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अनऑफिशियल सेशन बारीसाल, बंगाल में एक जगह बारीसाल में बुलाया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सैयद अब्दुल रसूल। और इस अनऑफिशियल सेशन ऑफ कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि मुसलमानों को भी समझाया बुझाया जा सके और उनको भी जो है इस आंदोलन में टेक पार्ट किया जा सके, क्योंकि मुसलमान, खास करके जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के मुसलमान थे, उनको इस विभाजन से फायदा था, क्योंकि विभाजन ऐसा किया गया था कि एक तरफ मुसलमान एक तरफ हिंदू। और ढाका के नवाब थे उस समय सलीमुल्लाह खान, उस ढाका के नवाब को यह समझा दिया गया था कि अगर आप इस पार्टीशन का सपोर्ट करते हैं तो आपका पिछड़ापन दूर हो जाएगा, हम आपके यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ढाका यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, और हम आपका एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी तरीके से हम आपको एम्पावर करेंगे, डेवलप करेंगे, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो। इसलिए ज्यादातर मुसलमान बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहे थे, और जो स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन चल रहा था उसमें वो टेक पार्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए उनको भी ये समझाने के लिए कि हमारा आपसी मामला है, हम बाद में समझ लेंगे, पहले हमें जो हमारा कॉमन शत्रु है इन अंग्रेजों को पहचानो। ये वही अंग्रेज है जो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को चुन चुन के सजा दे रहे थे, सॉरी मुसलमानों को सजा दे रहे थे, और अब जब मुसलमानों की जरूरत पड़ी तो फिर उनको लल्लो चप्पो करने लगे। तो ये सावधान रहने की जरूरत है। ये सब समझाने के लिए अनऑफिशियल सेशन कांग्रेस का बारीसाल में बुलाया गया था। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया। स्वदेशी एंड बायकॉट आंदोलन पहले तो बंगाल में शुरू हुआ, उसके बाद उसको बंगाल के अलावा भी और जगहों पर, ताकि उसका प्रभाव और मजबूत हो सके, उसको भारत के और भी कई इलाकों पर फैलाया गया। जैसे बंबई और पुणे में इस कार्यक्रम को फैलाने का जिम्मा तिलक के ऊपर था। पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के
चाचा थे। फिर दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो ये नाम याद रखना है कि स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन को किन किन जगहों पर किन किन लीडर्स के द्वारा फैलाया गया। दिसंबर 1906 में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल सेशन कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। और इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम स्वराज, और इसी समय कांग्रेस ने स्वराज की मांग को ऑफिशियली पहली बार अंग्रेजों से स्वराज की मांग को दोहराया। दिसंबर 1907 में कांग्रेस का फिर से सेशन होता है सूरत, ठीक, अंडर रास बिहारी घोष, जिसके अध्यक्ष रहते हैं रास बिहारी घोष। ठीक, अब यहां पर मुद्दा, दो तीन मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके कारण कांग्रेस में दो दल बन जाते हैं। एक दल नरमपंथियों का होता है, एक दल गर्मपंथियों का होता है, और दोनों में मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि अल्टीमेटली कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसको कांग्रेस का प्रथम विभाजन या सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सूरत में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ उसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि मुद्दा यही था कि जो गर्म दल के लोग चाहते थे कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, तो नरमपंथी चाहते थे कि हम केवल स्वदेशी आंदोलन पर बल दें, बहिष्कार आंदोलन पर बल कम से कम दिया जाए। ठीक, क्योंकि बहिष्कार करने से अंग्रेज थोड़ा ज्यादा नाराज हो जाएंगे। गर्म दल वाले कहते थे कि स्वदेशी तो हम करेंगे ही, लेकिन हम बायकॉट पे ज्यादा बल देंगे, क्योंकि बायकॉट करने से ही, बायकॉट का मतलब है जब हम विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो आर्थिक नुकसान होगा अंग्रेजों को, और अंग्रेज सब बर्दाश्त कर सकते हैं, आर्थिक नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उनकी इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की सबसे ज्यादा कमाई बंगाल से ही होती थी। अब आप देख सकते हैं 8.5 करोड़ के आसपास वहां की जनसंख्या थी। ठीक है, दूसरा मुद्दा यह था कि जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि बहिष्कार आंदोलन भारत के अलावा, बंगाल के अलावा मद्रास में भी फैलाया जाए, उत्तर प्रदेश में भी फैलाया जाए, सेंट्रल प्रोविंस में भी फैलाया जाए, पूरे भारत में बहिष्कार आंदोलन चलाया जाए। गर्मपंथी कहते थे, नरमपंथी कहते थे कि भाई बहिष्कार को यदि करना ही है तो बहिष्कार केवल बंगाल में किया जाए, बाकी जगह स्वदेशी का काम किया जाए। ठीक, तीसरी बात यह थी कि 1907 में कांग्रेस का सेशन गर्मपंथी वाले चाहते थे कि नागपुर में हो, क्योंकि नागपुर गर्मपंथियों का गढ़ था, तो उनको जो जनता थी उनको सपोर्ट ज्यादा मिलने वाला था। लेकिन नरमपंथी चाहते थे कि यह सूरत में हो, अल्टीमेटली सूरत में हुआ। ठीक है, तो ये तीन बातें समझ में आ गई जिन पे गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में विरोध था। चौथी बात यह थी कि गर्मपंथी चाहते थे कि 1907 में जो कांग्रेस का सेशन हो रहा है उसके अध्यक्ष बनाए जाएं लाला लाजपत राय। ठीक है, और नरमपंथी चाहते थे कि इसके अध्यक्ष बनाए जाए रास बिहारी घोष। अल्टीमेटली मॉडरेट्स की जीत हुई और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है बात, तो ये चार मुद्दे थे। इन मुद्दों के कारण नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में विवाद बहुत बढ़ गया और अल्टीमेटली कांग्रेस का विभाजन हो गया। और जैसे ही कांग्रेस का विभाजन हुआ, अंग्रेजों को एक मौका मिल गया कि अब जो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में ये लोग जो मूवमेंट चला रहे थे उसमें अब दरार पड़ चुकी है, और इन्होंने मॉडरेट्स को बहलाना शुरू किया। मॉडरेट्स को कहा कि आप लोग गर्मपंथियों से दूरी बना करके रखो, उनकी बात मत मानो, उनका समर्थन मत करो, हम आपके हिसाब से काम करेंगे। और मॉडरेट्स उनके भरमावे पे आ गए, और गोखले जैसे कुछ लोगों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करने के लिए, जो उस समय मोरले नामक व्यक्ति थे, लंदन में बैठते थे, वहां भेज दिया कि बोले जाओ आप बात करके आओ। तो उनको जो मॉडरेट्स हैं उनको लॉलीपॉप दे करके भरमा दिया गया। अब जब मॉडरेट्स थोड़े से इनेक्टिव हो गए तब एक्सट्रीमिस्ट का रोल बढ़ा, और यहीं से फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है वो शुरू होगा। तो एक तरफ अंग्रेजों ने कांग्रेस को दो धड़ों में बांट दिया, गर्मपंथी एक तरफ हो गए, नरमपंथी एक तरफ हो गए। नरमपंथी जाकर के अंग्रेजों से मिल गए, और जो आंदोलन जितनी तेजी से चला था स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट, उसमें थोड़ी सी रफ्तार में कमी आई। ठीक है, और जब मॉडरेट सिलेक्टिव हो गए, अंग्रेजों के साथ मिल गए, तब एक्सट्रीमिस्ट को जाकर के थोड़ा सा लीडरशिप संभालना पड़ा। और यहीं से फिर जब एक्सट्रीमिस्ट आएंगे तो स्वाभाविक बात है हिंसा होगी, और यहीं से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो भारत में शुरू होगा।
हिंसा का दौर शुरू होगा, अंग्रेजों को हमारे यहाँ के लोग पकड़ पकड़ के मारेंगे, बम फोड़ेंगे, ये तमाम घटनाएं यहां से होनी शुरू हो जाएंगी। अब कांग्रेस को तोड़ने भर से अभी काम नहीं चलेगा, इन्होंने मुसलमानों को भी बरगलाया, खास करके जो ढाका के नवाब थे, ठीक है, सलीमुल्लाह खां थे, ऐसे कुछ जो मुस्लिम थे उनको इन्होंने बरगलाया और कहा देखो बंगाल विभाजन से तुम्हारा बहुत फायदा है और हम तुम्हारा बहुत सपोर्ट करेंगे, शर्त यही है कि तुम इस आंदोलन को अपना सपोर्ट मत करो, ठीक है। और उन्हीं के परिणाम स्वरूप 1906 में अंग्रेजों की सहायता से मुसलमानों के लिए कांग्रेस को टक्कर देने वाली एक अन्य संस्था बनी जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना करवा दी ताकि मुसलमान हर तरीके से इस स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट से अलग रहे, कांग्रेस से अलग रहे, ठीक है। और जब ये मुस्लिम लीग बना तो इन्होंने सपोर्ट किया किसको? पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और अपोज किया स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को। ये अंग्रेजों के भरमावे पे आगे, ठीक है। 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत में, तो दो दलों में हो गए, एक को बोलते थे नरम दल, इन्हीं को मॉडरेट्स या नो चेंजर। नो चेंजर माने हमारी जो पुरानी नीति चली आ रही है, कांग्रेस का जो सिद्धांत है, हम उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, नो चेंजर, हम चेंज करने वाले लोग नहीं है। दूसरी तरफ गरम दल के लोग थे जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट या चेंजर्स कहते थे। चेंजर्स माने हम इसमें रणनीति में, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में हम सुधार करने की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। इस बंगाल पार्टीशन के विरोध में वंदे मातरम और अमर सोनार बांग्ला जैसे राष्ट्रवादी गीत लिखे गए और गाए गए। ये दोनों गीत लिखने का काम, इनमें से अमर सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और वंदे मातरम गीत बंकिम चट्टोपाध्याय ने पहले ही लिख दिया था। तो ये गली गली में बंगाल के ये नारे गूंजने लगे, वंदे मातरम, अमर सोनार बांग्ला, ठीक है, और एकला चलो रे, इस प्रकार के अनेक राष्ट्रवादी गीत यहां पर गूंजने लगे, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिशनल फेस्टिवल, जगह जगह पर लोगों को एकत्रित करने के लिए अपनी अंग्रेजी सरकार के प्रति क्या रणनीति होगी, ये रणनीति लोगों को समझाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना जरूरी था। और इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए ही ट्रेडिशनल फेस्टिवल, परंपरागत त्योहारों को राष्ट्रवादी त्योहार का रूप दिया गया। जैसे गणपति महोत्सव, ये बंगाल में बंबई में हो रहा था, ठीक है। तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव, जो कि एक धार्मिक महोत्सव था, उसको राष्ट्रवादी महोत्सव बनाया ताकि लोग किसी बहाने इकट्ठे हो सके। शिवाजी जयंती जैसे समारोह मनाने शुरू किए गए, ठीक है। ये तिलक के द्वारा बंबई में किया गया था, ठीक है, बंगाल में नहीं। फिर मेलों का आयोजन किया गया ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके। गीत संगीत का प्रयोग किया गया, ड्रामा, नाटक, नौटंकी किया गया कि किस तरीके से बंगाल का विभाजन हो जाने से हमारी मातृभूमि बढ़ जाएगी, हिंदू मुसलमान जो है वो दूर हो जाएंगे, हमें किस प्रकार की प्रशासनिक दिक्कतें आएंगी, इन तमाम चीजों को नाटक के माध्यम से दिखाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, क्योंकि हम बायकॉट तो कर रहे थे और बायकॉट केवल ब्रिटिश वस्तुओं का नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजी अस्पताल, अंग्रेजी शिक्षण संस्थान, अंग्रेजी न्यायालय, अंग्रेजी लोग, अंग्रेजी पत्र पत्रिका, अंग्रेजी वस्तु, जितनी भी अंग्रेज, मतलब हमारी चीज नहीं थी भारत में, जितनी अंग्रेजों की चीज थी, सबका हम बायकॉट कर दें। और जब सबका बायकॉट करेंगे तो हमारे यहाँ के पढ़ने लिखने वाले छात्र फिर कहाँ जाएंगे, टीचर्स कहाँ जाएंगे, हमारे लॉयर्स कहाँ जाएंगे, ठीक है। इन सब की व्यवस्था करने के लिए आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और उस समय भारत में अनेक संस्थान स्थापित किए गए, जैसे स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति बारीसाल, बंगाल के बारीसाल में इसको स्थापना किया गया था। एक बारीसाल में एक शिक्षक थे अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, ये गरम दल के बड़े महत्वपूर्ण नेता बाद में हुए। इनके द्वारा स्वदेश बांधव समिति संस्था की स्थापना किया गया। इसका काम था पूरे बंगाल में घूम घूम कर, जगह जगह रैली करके लोगों को एक करना, हिंदू मुसलमान के बीच में जो दूरी आ रही थी उस दूरी को पाटना। इसलिए ज्यादातर ये मुस्लिमों के बीच में जाकर के मुसलमानों को समझाने की कोशिश करते थे। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत थ्रू विच 500+ डिस्प्यूट्स वर सेटल्ड। चूंकि उस समय अदालत जो थे वो सब अंग्रेजी स्टाइल की अदालत थी और हमने अदालतों का भी बहिष्कार किया था, तो फिर दिक्कत ये आ रही थी कि हमारे जो वाद विवाद
अटके पड़े थे न्यायालयों में, उसका फैसला कैसे हो। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना स्वदेश बांधव समिति द्वारा किया गया और 500 से ज्यादा मामले बिना अंग्रेजी न्यायालय की मदद के शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा करके भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज या केवल नेशनल कॉलेज भी इसको कहते हैं, बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया ताकि जो हमारे यहाँ के हायर स्टडीज हैं उसमें जब हम उनके कॉलेज को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो उनके लिए खोला गया था। और गरम दल के नेता अरविंदो घोष इसके पहले प्रिंसिपल जो है वो बनाए गए थे। नेशनल एजुकेशन काउंसिल हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, फिरोज शाह मेहता जिन्होंने 13 लाख रुपए अपने पास से दान दिया था। टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाया गया था जाधवपुर में, बाद में इसी का नाम बदल करके जाधवपुर यूनिवर्सिटी कर दिया गया था और आज ये भारत की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में इसकी काउंटिंग होती है। बंगाल इंस्टीट्यूट, ठीक है, बंगाल इंस्टीट्यूट नामक एक संस्था बनाया गया था। इसने कलेक्टेड फंड, इसने बंगाल के लोगों से पैसा इकट्ठा किया और बंगाली लोगों को और भारत के और भी कई लोगों को जापान हायर स्टडीज के लिए अपने पैसे से पढ़ने के लिए भेजा। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एक ये सोसाइटी बनाई गई थी टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए तारकनाथ पालित द्वारा 1906 में। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन इन बंगाल बाय सर गुरुदास बनर्जी, ठीक है। तो ये नए नए इंस्टीट्यूट्स वगैरह हम बना रहे थे। इसके अलावा कई विद्यापीठ, विद्यापीठ माने भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति के अनुसार से शिक्षा देने के लिए कुछ कॉलेज नुमा इंस्ट्रक्चर बनाए गए थे जिसको विद्यापीठ कहा जाता था। और ऐसे विद्यापीठ कहां-कहां स्थापित किए गए थे? गुजरात में, काशी में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो था उसको तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। और कौमी विद्यापीठ, कौमी माने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे रखा गया था, कौमी विद्यापीठ बंगाल में, ठीक है। तो इस प्रकार से कई विद्यापीठ स्थापित किए गए। बंगाल केमिकल फैक्ट्री, इंडस्ट्री भी अपना खुद का लगाने के लिए, ठीक है, बीसी रॉय चौधरी नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की और बाद में ये इंडियन मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन भी बने। और आज भी भारत में बीसी राय चौधरी पुरस्कार इंडियन मेडिकल काउंसिल द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, बंगाल केमिकल फैक्ट्री बीसी राय चौधरी के द्वारा। इसके अलावा खुद भारत के लोगों द्वारा भारत के पैसे से कई बैंक, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडस्ट्रीज इत्यादि सेटअप किए गए फ्रॉम डोमेस्टिक कैपिटल, जिसमें विदेशी पैसा नहीं लगा है, पूर्ण रूप से स्वदेशी संस्थान थे ये। जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस ने बिना किसी अंग्रेजी मदद से खुद ही वैज्ञानिक आविष्कार करने बंगाल में शुरू किए, ठीक है। और एक फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे जगदीश चंद्र बोस। इसके अलावा टेक्सटाइल मिल्स, सॉल्ट, सॉप, मैच बॉक्स, बैंक्स जो अंग्रेजी थे, ये सारे अंग्रेजी टेक्सटाइल मिल, सॉल्ट मिल, सॉप मिल, मैच बॉक्स मिल, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, न्यायालय, जितने भी अंग्रेजी संस्थाएं थी, उन सबको अल्टीमेटली जब वहां लोग काम करने, जो कि काम करने वाले सारे मजदूर जो थे वो भारतीय थे, जब उन्होंने जाना बंद कर दिया, वहां जो क्लर्क थे वो सब लोगों ने जब जाना बंद कर दिया, तो अल्टीमेटली अंग्रेजों को ये सारी संस्थानों को बंद करना पड़ा क्योंकि उसको ऑपरेट करने वाले कोई रह नहीं गए। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, बहुत सारे राष्ट्रवादी गीत लिखे गए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक गीत लिखे थे, रजनीकांत सेन, मुकुंदा दास, सैयद अबू मोहम्मद, इन्होंने राष्ट्रवादी गीत लिखे थे बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। रोल ऑफ प्रेस, उस समय जो हमारे वर्नाकुलर प्रेस थे, देसी भाषा में छपने वाले अखबार, उनमें से कुछ बड़े महत्वपूर्ण अखबार थे जिन्होंने स्वदेशी और बायकॉट के आंदोलन को भारत के कई कोनों तक पहुंचाया, लोगों को एडुकेट किया कि ये आंदोलन क्या है और कि क्यों हमें इसमें टेक पार्ट करना चाहिए। उन अखबारों में महत्वपूर्ण थे बंगाली, हितवादी, हितवाद नहीं, हितवादी, हितवाद अलग है, संजीवनी, संजीवनी एक बड़ी महत्वपूर्ण अखबार थी बंगाल में जिसका प्रकाशन करते थे कृष्ण कुमार मित्र। और इसी अखबार ने पहली बार भारत में बायकॉट आंदोलन करना चाहिए ऐसा विचार प्रस्तुत किया था और उसी के बाद से बायकॉट आंदोलन भारत में चला है। इसके अलावा इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन की बहुत महत्वपूर्ण अखबार थी, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि, इन अखबारों ने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया लोगों को एडुकेट करने में। बर्थ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन का दौर भारत में इसी बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ।
मास पार्टिसिपेशन, भारी मात्रा में लोगों ने इसमें भाग लिया। कौन कौन से लोगों ने भाग लिया? भारी मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़ करके जो विदेशी वस्तुएं थी, खास करके उस समय बैंगल्स और जो श्रृंगार का सामान आता था महिलाओं का, उन्होंने बायकॉट किया कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, छात्रों का सबसे बड़ा रोल था कि जो अंग्रेजी दुकानें हैं वहां पर जाकर के धरना देना, ताकि ये अंग्रेजी दुकानों का सामान बिकने ना पाए। वॉशरमैन, गाड़ी धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, ठीक है, सारे अंग्रेज कर्मचारी जो थे वो सारे काम भारत में नौकर वाला जितना काम है उसके लिए भारतीय लोगों को ही एम्प्लॉय करते थे। तो जितने प्यून वाले काम थे, धोबी का काम, कटिंग का काम, जूते पॉलिश का काम, इन सब लोगों ने अंग्रेजों का बहिष्कार कर दिया। इनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी दिक्कत आने लगी। अब जूता पॉलिश कौन करे, इनके कपड़े कौन धुले, धोबियों ने मना कर दिया, ठीक है। पंडित पुजारियों ने पूजा करवाने से मना कर दिया, विवाह का रीति रिवाज मनाने से मना कर दिया। तभी विवाह कराएंगे जब आप स्वदेशी कपड़ा पहने हो, स्वदेशी रीति रिवाज से स्वदेशी सारा सामान लाए हो, ठीक है। तो इस प्रकार से पुजारियों ने, लॉयर्स ने, टीचर्स ने, समाज के लगभग सभी वर्गों ने अंग्रेजी संस्थाओं का, अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी पद्धतियों का बहिष्कार किया और भारी मात्रा में इसमें पार्टिसिपेशन दिया। मेथड्स यूज, स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन को जनता तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का और तरीकों का उपयोग किया गया था। जैसे बायकॉट, लोगों को समझाया गया बायकॉट क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए। पिकेटिंग, पिकेटिंग माने जगह जगह धरना देना, ताकि विदेशी वस्तुएं बिकने ना पाए। विदेशी वस्तुओं की खुलेआम होली जलाई गई। होली माने सारे विदेशी वस्तुओं को इकट्ठे करके उस पर आग लगा दिया गया। प्रेस, प्रेस का बहुत बड़ा रोल था। कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स के गुट बनाए गए और उनको यहां वहां घुमाया गया, बोले जाओ आप लोगों को जागरूक करो, ठीक है। आत्मशक्ति, आत्मशक्ति माने सेल्फ रिलायंस प्राप्त करने के लिए ऊपर हमने जैसे पढ़ा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह का स्थापना किया गया। फंड रेजिंग, लोगों से चंदा वगैरह इकट्ठा किया गया, उस पैसे से स्वदेशी संस्था, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी इंडस्ट्रीज इत्यादि की स्थापना की गई। पब्लिक मीटिंग, जगह जगह पर लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक मीटिंग किया गया। इंडिजिनस एंटरप्राइजेस, अपने भारत के खुद के उद्योग और कारखाने उस समय स्थापित करने का काम इत्यादि किया गया। तो यह था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के रिस्पॉन्स, आगे बंगाल विभाजन से जुड़े हम और भी मुद्दे देखेंगे। धन्यवाद।